लेकिन उस लड़की को इस बारे में कुछ पता नहीं था। अपनी दादी से फिरौती के पैसे ऐंठने के लिए उसने अपने एक दोस्त से किडनैपर बनने का नाटक करवाया था ताकि किडनैपिंग और फिरौती का एक नकली सीन बनाया जा सके। लेकिन ठीक शूटिंग के बीच में ही उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया। वो एक आवाज भी नहीं निकाल पाया। उसका दोस्त उस समय उसकी तरफ पीठ किए हुए था। उस पल दोनों दोस्तों को लगा कि ये सीन अभी भी उतना असली नहीं लग रहा है। वे एक और टेक लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके सामने खड़ी लड़की बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही। पहले तो उन्हें लगा कि वो उनके साथ कोई मजाक कर रही है, जब तक उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। वे दोनों कायर पूरी तरह से डर गए। लेकिन यहाँ इस सुनसान जगह पर वे चाहे कुछ भी करते या कैसे भी सफाई देते, वे दोनों अब हत्यारे बन चुके थे। वे दोनों तुरंत थर-थर कांपने लगे। वे लगभग जमीन पर ही गिर पड़े। उनका इरादा तो बस पैसे ऐंठने के लिए एक मजाक करने का था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसका नतीजा मौत होगी। इस घटना का पता चलने से रोकने के लिए दोनों ने जल्दी से एक योजना बनाई। पहले वे केली की लाश को छिपाएंगे और फिर सोचेंगे कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। उन्हें एक छोटी सी हाथगाड़ी मिली। उन्होंने उसे कैनवस के एक हटे पुराने टुकड़े से ढक दिया। रात के अंधेरे में वे चुपके से उस हाथगाड़ी को शहर के बाहरी इलाके में बने एक कूड़े के ढेर तक खींच ले गए। ये वही कूड़े का ढेर था जहाँ वो बूढ़ा आदमी गलती से गिर गया था। वो गंदे पानी का गड्ढा जिसकी वजह से उसके शरीर में अजीब बदलाव आ गए थे। वो इलाका सुनसान था और वहाँ जंगली घास फूस उगाई थी। वहाँ से एक तीखी बदबू आ रही थी। वहाँ शायद ही कभी कोई आता जाता था। लाश छिपाने के लिए यह एकदम सही जगह थी। जैसे ही वे दोनों सावधानी से कोरी की लाश को गड्ढे में उतारने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उन पर एक टॉर्च की रोशनी पड़ी। वे दोनों डर के मारे जम से गए और पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति उनकी तरफ आ रहा था वहाँ कोई और नहीं बल्कि रॉजर था। पता चला कि किसी ने पहले ही शहर के बाहरी इलाके में बने उस कूड़े के ढेर से आने वाली बदबू के बारे में शिकायत की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि वहाँ कुछ संदिग्ध लोग घूमते हुए दिखाई दिए थे। रॉजर खास तौर पर इसी मामले की जांच करने आया था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधे उन्हीं के पास पहुंच जाएगा। रॉजर ने नीचे उतरकर जांच करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने उसका रास्ता रोक दिया। घबराहट में वो लाश गंदे पानी के गड्ढे में गिर गई। जब रॉजर ने अपनी टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई तो अचानक एक जवान लड़की की लाश दिखाई दी। जैसे ही वे नजर आए, उन दोनों को एहसास हो गया कि उनकी योजना का भंडाफोड़ हो गया है। वे भाग खड़े हुए, लेकिन जैसे ही वे घबराहट में भाग रहे थे, वे गलती से उबलते पानी में गिर गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखा। उन्होंने रॉजर को स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वो शरीर जो कुछ पल पहले वही था, हवा में गायब हो चुका था। उन्होंने उबलते पानी के उस गड्ढे में कितना भी तलाशा, उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। इस मोड़ पर रॉजर का शक और गहरा हो गया। उसे लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसे यकीन हो गया था कि इन दोनों का जरूर कोई साथी होगा। यही सोचकर रॉजर ने अब और देर नहीं की। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और 901 डायल किया। ये देखकर कचरे के गड्ढे में गिरे वे दोनों आदमी तुरंत घबरा गए। उन्होंने उसे रोकने की बेताब कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कॉल पहले ही लग चुका था। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। रॉजर ने अधिकारियों को शांत भाव से बताया कि उसने उन दोनों आदमियों को एक महिला के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हुए देखा था, लेकिन अब वो शव वहाँ नहीं था। शायद उनके साथी ने मौका मिलते ही उसे कहीं छिपा दिया था। ठीक उसी समय जब पुलिस रॉजर से पूछताछ कर रही थी, एक अधिकारी ने अचानक उससे पूछा, क्या वो लापता व्यक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की ही है? रॉजर ने पीछे मुड़कर देखा और अधिकारी की बात की पुष्टि कर दी। पल भर में रॉजर को ये बात समझ में आई। क्या केली पहले से ही मर चुकी नहीं थी? रॉजर का दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया। पॉल और टॉम जो जमीन पर दुबके बैठे थे, उन्होंने भी ये दृश्य देखा। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, फिर उनके चेहरों पर एक बेहद डरावनी मुस्कान फैल गई। वे इतने ज्यादा डर गए कि वही बेहोश होकर गिर पड़े। इस घटना को जल्द ही एक गलतफहमी मानकर रफा दफा कर दिया गया। फिलहाल के लिए सारा हंगामा शांत हो गया। केली को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चला केस अपहरण की पूरी साजिश केली ने ही रची थी। कुछ ही दिन पहले उसे बताया गया था कि उसे कैंसर है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। असल में वो अपनी दादी से पैसे मांगकर कहीं घूमने जाना चाहती थी, लेकिन उसकी दादी उसे कहीं जाने देने के बजाय वे पैसे दान कर देना ज्यादा बेहतर समझती थी। इसलिए केली ने उन दोनों आदमियों को पैसे देकर अपहरणकर्ता होने का नाटक करने के लिए कहा था। लेकिन पॉल अभी भी इस घटना से बुरी तरह हिल गया था। उसने ये जानने की जिद की। कोली ने बताया कि असल में क्या हुआ था। उसे सच में लगा था कि वो मर चुका है। उस समय वो सांस भी क्यों नहीं ले रहा था। केली ने भी हिलना डुलना बंद कर दिया था। उसने भी माना कि उसे भी लगा था कि वो मर चुकी है। उसे कुछ बहुत ही अजीब नजारे भी दिखे थे। उसकी यादों में ऐसा लग रहा था जैसे वो एक घने अंधेरे सुरंग के मुहाने पर खड़ी हो। कुछ दूरी पर एक धुंधली सी इंसानी आकृति थी जो उसे ऐसी भाषा में चिल्लाकर कुछ कह रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जल्दी से वहां से चले जाने के लिए कह रही हो। टॉम ने अंदाजा लगाया कि शायद ये मौत के करीब का अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा होगा। जो कुछ उसने देखा हो सकता है कि वो पाताल लोक से आया कोई दूत हो। कोरी खुद भी पक्का नहीं कह सकती थी। उसे यकीन नहीं था कि वह जिंदा है या मर चुकी है। इस वक्त उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसकी दादी को इस बात का कभी पता न चले। उसकी दादी कोई आम बुढ़िया नहीं थी। वो कभी एक ऐसी दबंग हस्ती थी जिनका हर जगह सिक्का चलता था। केली के मन में एक डरावना ख्याल भी कौंधा। पॉल और टॉम को जमीन में जिंदा दफना दिया गया है और जमीन से सिर्फ उनके सिर ही बाहर निकले हुए हैं और उसकी रौबदार दादी अपने आदमियों को बेपरवाही से और खोदने का हुक्म दे रही है। इस ख्याल से ही उसकी रूह कांप उठी। उसने पॉल और टॉम से कहा कि अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दादी के सामने मासूम बनने का नाटक करना। जब तक वे दादी के पैरों से लिपटे रहेंगे उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, दादी अचानक अस्पताल के कमरे में दाखिल हो गई। ये देखकर अपनी गलती का एहसास रखने वाले वे तीनों फौरन छिपने की कोशिश करने लगे। जैसे ही कोरी अस्पताल के कमरे की अलमारी में छिपी, अगले ही पल उसने खुद को एक दूसरी ही दुनिया में पाया। उसके सामने अब वो जानी पहचानी अस्पताल वाली अलमारी नहीं थी, बल्कि एक भयानक यातना का दृश्य था। ठीक उसी वक्त पॉल और टॉम ने उसे अगवा करने की बात कबूल कर ली। पैसे ऐंठने की उनकी सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने लूटे हुए पैसे आपस में कैसे बांटे थे इसकी भी सारी जानकारी साफ साफ बता दी गई। सच जानने के बाद दादी को गुस्सा भी आया और चिंता भी हुई। फिर भी उन्होंने उन तीनों को बहुत ज्यादा डांटा फटकारा नहीं। फिर उन्होंने अलमारी में छिपी कौरी को बाहर आने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कई बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। दादी खुद चलकर अलमारी के पास गई और उसे खोला, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि कौरी अंदर थी
थी ही नहीं। दादी अब सोच में ही पड़ी थी कि अगले ही पल कौरी फिर से अलमारी में प्रकट हो गई। वो अब और खुद को रोक नहीं पाई। उसने दादी को कसकर गले लगा लिया। रोते हुए उसने दादी को बताया कि उसके साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। अभी कुछ ही पल पहले तो वो साफ साफ अलमारी के अंदर छिपी हुई थी, लेकिन अचानक ही वो किसी अनजान जगह पर पहुंच गई थी। ये सब कुछ रॉजर ने अपनी आंखों से देखा था, जो दरवाजे के बाहर गलियारे में छिपा हुआ था। उसने कुछ देर तक सब कुछ सुना, फिर चुपचाप वहां से चला गया। अपने मन ही मन उसने एक फैसला कर लिया था। उसे इस बात की पुष्टि करनी थी कि क्या कौरी के पास सचमुच पुनर्जीवित होने की कोई अलौकिक शक्ति है, और इस बात को साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक ऐसी परिस्थिति पैदा करना जिसमें उसे फिर से जिंदा करना होगा। वो चुपचाप बाजार में कौरी का पीछा करने लगा, सही मौके की तलाश में। उसने देखा कि कौरी एक इमारत के नीचे शुगर कुकीज खरीदने के लिए लाइन में खड़ी है, इसलिए उसने अपनी नजर छत के किनारे रखे एक गमले पर जमा दी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उस गमले को धीरे धीरे किनारे की ओर सरकाया। अगर वो गमला गिरता तो सीधे कौरी के ऊपर गिरता, लेकिन रॉजर के मन में एक अंदरूनी कश्मकश शुरू हो गई। उसे डर था कि कहीं उससे कोई गलती न हो जाए। क्या होगा अगर कौरी के पास फिर से जिंदा होने की शक्ति न हो? तब तो वो एक हत्यारा बन जाएगा। कौरी को कुछ आभास हुआ, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत वहां से भाग निकली। रॉजर भी उसके पीछे भागा। दोनों संकरी गलियों से होकर भागे, एक आगे और एक पीछे। आखिरकार कौरी भागकर एक सुनसान फूलों की दुकान के ग्रीन हाउस में जा घुसी। रॉजर भी उसका पीछा करते हुए उस सुनसान जगह पर पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात उस दुकान के मालिक से हुई, जो वहां पुरानी चीजें बेच रहा था। मालिक के हाथों में रखा एक पुराना कैमरा रॉजर का ध्यान खींच गया। उसने वो कैमरा अपने हाथ में लिया और उसके अंदर कुछ परेशान करने वाले फुटेज देखे। ये फुटेज पॉल और टॉम ने बनाए थे। एक वीडियो जिसमें कौरी को एक कुर्सी से बांधकर रखा गया था और वो मरने का नाटक कर रही थी। इसी बीच कौरी ग्रीन हाउस के अंदर उस कैमरे को पागलों की तरह ढूंढ रही थी ताकि वो सारे सबूत मिटा सके। दूसरी तरफ टॉम, जो गाड़ी चला रहा था, उसे भी इस बात की खबर मिल गई और वो भी फौरन वहां के लिए निकल पड़ा। कबाड़खाने के बीचों बीच खड़े होकर रॉजर ने अपना मन पक्का कर लिया। उस टूटे फूटे ग्रीन हाउस की तरफ मुंह करके उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा। उसके शरीर से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकली। पास मंडरा रहे कौवे घबराकर उड़ गए। ग्रीन हाउस के बाहर लगी हवा की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। खिड़कियों के शीशे पलक झपकते ही चकनाचूर हो गए। ग्रीन हाउस के अंदर घटनाओं के इस अचानक मोड़ को देखकर कौरी बुरी तरह से डर गई। छत से लगातार धूल और मलबा नीचे गिर रहा था। बाहर खड़ा रॉजर अपनी मुठियां भींच रहा था। पूरे ग्रीन हाउस का स्टील का ढांचा मुड़ने और ढहने लगा। टॉम अपनी वैन में बैठकर तेजी से वहां पहुंचा। जब उसने दूर से धूल का एक विशाल बादल ऊपर उठता देखा तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसे एहसास हुआ कि शायद कौरी उसी ढहती हुई इमारत के अंदर फंसी हुई है। वह विशाल ग्रीन हाउस ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे चीर डाला हो। वह एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर आ गिरा। कौरी चीख पड़ी। ठीक उसी पल वह मलबे के ढेर में गिरते हुए टुकड़ों से बचती रही, लेकिन आखिर में एक भारी भरकम स्टील के पाइप से उसे जोरदार चोट लगी। मगर ठीक उसी पल जब सबको लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, कुछ अजीब हुआ। कौरी अचानक ही किसी रहस्यमय तरीके से एक मछली पकड़ने वाली नाव पर पहुंच गई। वहां मौजूद मछुआरे ने उसे गलती से पुलिस अफसर समझ लिया और तुरंत बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। ठीक उसी समय रॉजर अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके मलबे के टुकड़ों को एक एक करके हटा रहा था, लेकिन उसने चाहे कितनी भी शिद्दत से कौरी को ढूंढा हो, उसे कौरी का कोई भी सुराग नहीं मिला। तभी उसे ये बात समझ आई कि कौरी के पास एक असाधारण शक्ति है। वो एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच सकती हुआ। तो उसने हाथ बढ़ाकर रॉजर के कंधे पर थपथपाया। रॉजर चौंक गया और उसने उसे जोर से धक्का देकर दूर हटा दिया। लेकिन जब यह सब हो रहा था तभी चेहरे पर एक निशान वाला एक आदमी उन्हें कुछ दूरी से देख रहा था। तो पुलिस अधिकारियों ने उस पंथ के ठिकाने पर पहुंचे। वे एक लापता व्यक्ति के मामले की जांच कर रहे थे। तहखाने में कुछ असफल और विकृत टेस्ट सब्जेक्ट जिन पर प्रयोग किए गए थे कैद थे, लेकिन अधिकारियों ने जो देखा वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग एक भ्रम था, और यह सब उस महिला द्वारा रचे गए एक भ्रम का नतीजा था। अधिकारियों में से एक ने अपना हाथ उठाया और मछली के टैंक पर थपथपाया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असल में वो उस लोहे के पिंजरे पर थपथपा रहा था जिसमें वे म्यूटेंट्स विकृत जीव कैद थे। इस बीच दूसरा अधिकारी दीवार पर बनी एक पत्थर की नक्काशी को घूरने लगा। ठीक उसी पल जब तहखाने में कैद वह जीव अधिकारी को छूने ही वाला था, तभी उस महिला ने अचानक कुछ कहा और अधिकारी का ध्यान सफलतापूर्वक भटका दिया। लेकिन अधिकारी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर पहले ही किसी तरह का तरल पदार्थ गिर चुका था। उसके साथी ने जब उसे पसीने से लथपथ देखा तो उसे लगा कि वो शायद कमजोर पड़ गया है, लेकिन जब उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे पता चला कि वो असल में कोई चिपचिपा और अनजान पदार्थ था। शुरू में तो उन दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ड्राइवर की सीट पर बैठे अधिकारी का चेहरा बदलने, विकृत होने लगा। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया और ऐठ गया। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बिगड़ गए थे। पूरी पुलिस की गाड़ी बेकाबू हो गई और पहाड़ी से नीचे खाई में जा गिरी। केली और उसका ग्रुप जो उस समय पास में ही मौजूद था, उन्हें बचाने के लिए तेजी से वहां पहुंचा। सिर्फ रॉजर, जिसके पास असाधारण शक्तियां थीं, किनारे खड़े होकर यह सब ठंडे भाव से देखता रहा। उसका इस पूरे झमेले में पड़ने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। जब कौरी ने अधिकारी को बाहर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे लगा कि उसका शरीर बिल्कुल ढीला और हड्डियों से रहित हो गया है। इसके अलावा उसके हाथ ही किसी चिपचिपे पदार्थ से सने हुए थे। लेकिन उस पल वे दोनों बस यही चाहते थे कि अधिकारी को जितनी जल्दी हो सके गाड़ी से बाहर निकाल लें। हालांकि जब उन्होंने उसे ऊपर खींचा तो उसका चेहरा देखते ही वे दोनों पूरी तरह से डर गए। तब तक गाड़ी में आग लग चुकी थी। पॉल और कौरी ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन सब बेकार गया। अपनी शक्तियों को जाहिर होने से बचाने के लिए रॉजर बस बेबसी से यह सब होते हुए देखता रहा। लेकिन आखिर में उसने चुपके से अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे पॉल को यह यकीन हो गया कि यह सब अपनी ही ताकत का अचानक एक जोरदार झटका लगा। इसी बीच जब टॉम पानी लेने गया था तो वो अचानक एक काली परछाई देखकर चौंक गया। लेकिन जब वो सावधानी से लाल बाल्टी के पास पहुंचा तो वो फिर से एक बड़ी मछली देखकर चौंक गया जो अचानक सामने आ गई थी। तब तक कौरी ने उस म्यूटेट हुए पुलिस ऑफिसर को सफलतापूर्वक बचा लिया था। लेकिन जब टॉम पॉल से बात कर रहा था तो उसने अनजाने में अपनी सुपर पावर चालू कर दी। उसका शरीर कार और पॉल से मजबूती से चिपक गया। ये दो जीवित इंसान थे। रॉजर अब अपनी क्षमताओं को और छिपाकर नहीं रख सकता था। उसने तुरंत अपनी साइकिक
शक्ति का इस्तेमाल करके उन दोनों को जबरदस्ती अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसने टॉम की चिपकने की क्षमता को कम आंका था। चाहे उसने अपनी साइकिक शक्ति से कितनी भी जोर से खींचा हो, वे 1 इंच भी नहीं हिले। यहाँ तक कि जब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तब भी वो पॉल के कपड़े ही फाड़ पाया और उसे मुश्किल से कार से अलग कर पाया। लेकिन टॉम अभी भी गाड़ी से चिपका हुआ था। यह देखकर कि उसका दम घुटने वाला है, कोरी तुरंत उसे खुद बचाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन आधे रास्ते में ही वो अचानक कहीं और टेलीपोर्ट हो गई। पॉल चुपचाप खड़े होकर टॉम को जिंदा जलते हुए नहीं देख सकता था। हताशा के एक पल में उसने अपने खाली हाथों से कार की धातु की बॉडी को फाड़ दिया। उसने सफलतापूर्वक टॉम को सुरक्षित बाहर खींच लिया। रॉजर ने इस मौके का फायदा उठाकर कार को बहुत दूर हटा दिया। ठीक उसी समय कोरी एक छलनी सीव पकड़े हुए वापस टेलीपोर्ट हो गए। सबको सुरक्षित देखने के बाद ही उसने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके प्यारे से अनजान हाव भाव देखकर रॉजर पूरी तरह से परेशान हो गया। ठीक कल ही उसने चुपके से कोरी की सुपर पावर्स को टेस्ट करने का इरादा किया था, लेकिन इसके बजाय कोरी गलती से एक समुद्री डाकू के जहाज पर टेलीपोर्ट हो गई। अपनी तरफ आती गोलियों का सामना करते हुए कोरी ने एक बार फिर अपनी टेलीपोर्टेशन की क्षमता का इस्तेमाल किया। वो बिना किसी चोट के बच निकली। अपने कपड़ों में गोलियों के छेद देखकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ था वो सब असली था। ठीक उसी समय उसने देखा कि रॉजर पास में ही खड़ा है। वो उसे नमस्ते कहने ही वाली थी, लेकिन रॉजर पूरी तरह से चौकन्ना था। उसने हल्के से धक्का देकर कोरी को दूर फेंक दिया। जब कोरी को फिर से होश आया तो उसने खुद को पॉल के घर में लेटा हुआ पाया। अपने कपड़ों में गोलियों के छेदों को एक बार फिर से देखने के बाद उसके मन में एक साहसी थ्योरी आई। हो सकता है कि उसे टेलीपोर्टेशन की सुपर पावर मिल गई। ये सुनकर पॉल के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए, क्योंकि उसका शरीर कुछ असामान्य लक्षण भी दिखाई दे रहे थे। इसलिए वे दोनों जल्दी से टॉम को ढूंढने निकल पड़े। उस रात वे तीनों साथ ही थे। वे ये पक्का करना चाहते थे कि क्या टॉम में भी कोई विशेष शक्तियां जागृत हुई हैं। शुरू में तो टॉम ने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उससे गलती होने में ज्यादा समय नहीं लगा। ठीक जिस पल वो गिरने ही वाला था उसके पैर जमीन से जैसे चिपक ही गए। वे दोनों तुरंत समझ गए कि टॉम को भी उन्हीं की तरह महाशक्तियां मिल गई हैं। सबूत उनकी आंखों के ठीक सामने था और अब टॉम इसे नकार नहीं सकता था। कोरी ने पूरे विश्वास के साथ माना कि ये सुपर पावर्स का जागना, लेकिन टॉम को लगा कि ये इंडस्ट्रियल प्रदूषण की वजह से हुआ कोई म्यूटेशन है। टॉम को इतना घबराया हुआ देखकर कोरी को लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। कोरी के बार बार पूछने पर टॉम ने आखिरकार सच बता दिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ग्रीन हाउस को तबाह करते हुए रॉजर की पूरी हरकत अपनी आंखों से देखी थी। ये सुनने के बाद कोरी सिटी हॉल गई जहां रॉजर मौजूद था। उसने रॉजर का आमना सामना किया और उससे इस बारे में सफाई मांगी, लेकिन रॉजर जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करने लगा। कोरी उसके इन नाटकों के मूड में नहीं थी। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए ग्रीन हाउस वाली घटना का जिक्र किया। उसने रॉजर को उसकी सुपर पावर्स के बारे में सबको बता देने की धमकी भी दी। रॉजर ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया और दावा किया कि यह मामला सिटी हॉल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उसने लाइन में लगे अगले व्यक्ति को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब अगली टिकट कैली के हाथ लगी। रॉजर चाहे कितनी भी बार कॉल का बटन दबाता, हर बार कैली ही सामने आती। आखिरकार कैली सीधे कॉल मशीन की तरफ लपकी और उसने मशीन से सारी टिकटें झट से निकाल दी। इस बीच रॉजर घबराकर अगले नंबर पर जाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार रॉजर पूरी तरह से हताश हो गया, इसलिए उसने डायरेक्टर से छुट्टी मांगी। वो बाहर जाकर कुछ जरूरी काम निपटाना चाहता था। डायरेक्टर जानता था कि कैली से पंगा लेना ठीक नहीं है, इसलिए उसने तुरंत रॉजर की छुट्टी मंजूर कर कैली तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। उसने पॉल और टॉम को आवाज देकर रॉजर का पीछा करने को कहा। कैली ने रॉजर का बैग छीन लिया और फिर उन तीनों ने मिलकर रॉजर को जबरदस्ती कार में धकेल दिया। वे रॉजर से उसकी सुपर पावर्स के बारे में लगातार सवाल पूछने लगे। उनका मानना था कि जब सभी को सुपर पावर्स मिल ही गई हैं, तो उन्हें एक टीम बना लेनी चाहिए और रॉजर को अपनी शक्तियों पर काबू पाना सिखाना चाहिए। लेकिन रॉजर का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी नजर में उसके पास करने के लिए ज्यादा जरूरी काम, उसके पास उनके साथ बच्चों जैसा खेल खेलने का बिल्कुल भी समय नहीं था। कोरी और बाकी लोगों को सुपर पावर्स कैसे मिली, इस राज को जानने के लिए रॉजर ने उस समय के गंदे पानी के निकास वेस्ट वाटर डिस्चार्ज से जुड़े रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। आखिरकार उसे वो जगह मिल ही गई जहां उस साल लैब ने अपना गंदा पानी बहाया था। ये ठीक वही जगह थी जहां पहले कोरी की मौत हुई थी और जहां उसकी लाश को फेंक दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो अपनी ड्यूटी पर वापस जाने वाला था, उसकी मुलाकात एलन से हो गई, जो उस समय उसके साथ ही एक टेस्ट सब्जेक्ट जिस पर प्रयोग किया गया था। चूंकि वे एक सार्वजनिक जगह पर थे, इसलिए रॉजर चाहकर भी वहां कोई दखल नहीं दे सकता था। एलन पूछना चाहता था कि क्या उसके पिता ने उसे वापस हाइचैंग बुलाया है, लेकिन रॉजर की नजर में डॉक्टर एंड्रे सिर्फ वो आदमी था जिसने उन्हें मॉन्स्टर बना दिया था। वह पिता कहलाने लायक नहीं था। उसने एलन और दूसरों को मोटेंट बनाना बंद करने की सलाह, वरना इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन एलन ने पलटकर जवाब दिया, ये एक ज्यादा खूबसूरत दुनिया बनाने के बारे में है। रॉजर उसके साथ और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि जिस किसी का इतनी बुरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका हो, उसके साथ तर्क करना बेकार है। हालांकि वह इस मामले में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन जिस पल एलन ने उसे ढूंढ निकाला, वह अब इससे अलग नहीं रह सकता था। अगले दिन कोरी ने रॉजर को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि सुपर पावर आखिर होती क्या है। वो जानना चाहती थी कि सुपर पावर मिलने के बाद भी क्या उसकी मौत हार्ट अटैक से होगी, लेकिन रॉजर उन्हें इस मामले में शामिल न होने देने पर अड़ा हुआ था। उसने बस इतना कहा कि उसकी मौत नहीं होगी और उसे वहां से भेज दिया। कोरी इस जवाब से बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वह आखिरकार अपनी नई जिंदगी का मजा ले सकती थी। लेकिन लैब में मौजूद एलन की नजर पहले से ही कोरी पर थी। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, एलन आखिरकार अपना दाव चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी अचानक वहां रॉजर आ गया और उसने एलन को वहीं रोक दिया।
ये देखकर कि कोरी को निशाना बनाया जा रहा है, रॉजर ने उसे आवाज दी। उसने कोरी को अपनी टीम में शामिल होने और साथ मिलकर एक चैरिटी इवेंट में हिस्सा लेने का न्योता दिया। असल में वह कोरी की हिफाजत करना चाहता था। कोरी ने तुरंत ये खबर अपनी दादी को बताई। उसने अपनी दादी को बताया कि उसे सिटी हॉल में एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई है। ये सुनकर उसकी दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टी ने अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाया था। वो खुशी से झूमती हुई रेस्टोरेंट वापस लौटी। वो इस खुशी का जोरदार जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन रेस्टोरेंट का स्टाफ एक दूसरे का मुंह ही ताकता रह गया, क्योंकि रेस्टोरेंट में 3 अजीब मेहमान आए हुए थे। पता चला कि जब दादी डायरेक्टर चॉय से मिलने गई थी तो उन्हें पता चला कि डायरेक्टर चॉय की तो पहले ही मौत हो चुकी है। वो अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गए थे। उस नोट में लिखा था कि डॉक्टर आंद्रे बेकसूर है, लेकिन यह बात डायरेक्टर चॉय ने अपनी मर्जी से नहीं लिखी थी, बल्कि डॉक्टर आंद्रे ने उन पर ऐसा लिखने का जोर डाला। सालों पहले अनाथालय में हुए धमाके के बाद डॉक्टर आंद्रे को बिना इजाजत प्रयोग करने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। जेनेटिक प्रयोगों के बाद अब जब वो बाहर आ गया है तो उसने तुरंत डायरेक्टर चॉय का पता लगाया। उसने इटर्नल सन के ठिकाने के बारे में उससे पूछताछ की, ऐसी भयानक यातना देकर जो मौत से भी बदतर थी। डायरेक्टर चॉय के पास दादी कोरी का नाम बताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। फिर उसे इस तरह से हेरफेर करके आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। इसीलिए डॉक्टर आज दादी कोरी से मिलने आया था, ठीक इटर्नल सन का पता लगाने के लिए। तभी मुख्य दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। उस भीषण लड़ाई के बीच रॉजर की ताकत कम पड़ने लगी और उसकी नाक से खून बहने लगा। ठीक उसी पल कोरी वहां टेलीपोर्ट होकर आ गए, लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने हो रहे उस नरसंहार को देखा, वह इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत खुद को टेलीपोर्ट करके वापस घर के अंदर पहुंचा लिया। जैसे ही वह थोड़ी शांत हुई, उसे एहसास हुआ कि रॉजर खतरे में है, इसलिए वह पॉल को खींचकर वापस लड़ाई के मैदान में ले गई। लेकिन वे चारों ओर उड़ती हुई कारों के नीचे कुचले जाने ही वाले थे। जैसे ही वे घबराकर इधर इधर भागने और बचने की कोशिश कर रहे थे, कोरी रॉजर के पास पहुंच गई। ये देखकर एलन ने एक और हमला किया। उसने उस इलाके की सभी कारों को अपने काबू में करके हवा में उड़ा दिया। उसका इरादा उन तीनों को एक ही झटके में खत्म करने का था। ठीक उसी पल जब कारें जोरदार गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरने ही वाली थीं, रॉजर ने उस जोरदार टक्कर को झेलने के लिए अपनी पूरी ताकत बटोरी, लेकिन वह पहले से ही पूरी तरह से थक चुका था। वह पॉल को खींचकर वापस लड़ाई के मैदान में ले गई, लेकिन वे चारों ओर उड़ती हुई कारों के नीचे कुचले जाने ही वाले थे। जैसे ही वे घबराकर अपनी इंसानी ताकतों से कहीं ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया और पूरी कार को अपने खाली हाथों से ही ऊपर उठा लिया, लेकिन उसके नीचे कोई भी नहीं था। ये देखकर एलन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत उसे खत्म करने की तैयारी कर ली, लेकिन जब उसने पूरे भरोसे के साथ अपना हाथ उठाकर देखा तो उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे पसंदीदा और खास दांव, उसका सिग्नेचर मूव, पॉल को एक खरोंच भी नहीं पहुंचा पाएगा। आधा यकीन करते हुए और आधा शक करते हुए उसने अपनी इस ताकत को पास खड़ी एक कार पर आजमा कर देखा। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी ताकतें अभी भी काम कर रही हैं, तो उसने पॉल पर एक और हमला किया, लेकिन पॉल वहां बिल्कुल सही सलामत खड़ा रहा। इससे एलन के मन में तुरंत अपने आप पर गहरा शक पैदा हो गया, इसलिए उसने फौरन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। लेकिन पॉल यह देखकर हैरान था कि एलन बार बार एक ही दाव क्यों आजमा रहा है। इससे एलन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पॉल पर जोरदार हमला किया। ठीक उसी पल पॉल को अचानक एक बात समझ में आई। इस बीच हालांकि कोरी को टेलीपोर्ट करके उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा दिया गया था और उसने वो ऑरोरा देख लिया था जिसे देखने की वो लंबे समय से तमन्ना रखी थी, लेकिन इससे पहले उसने रॉजर के लिए आया एक जानलेवा वार खुद पर ले लिया था। मौत बस एक सांस दूर थी। पॉल ने उस पर सीपीआर करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि कोरी की छाती पर सर्जरी के निशान थे। ठीक अगले ही पल कोरी फिर से जीवित हो उठी। कोरी को दोबारा जीवित देखकर उसके सारे शक और संदेह पक्के हो गए।